Hello students, welcome to online class of physics. Today in this session we are going to start a new topic, a new chapter, that is chapter number 4, magnetic effects of इलेक्ट्रिक करंट। नाम सुना सुना लग रहा है, पढ़ा था पहले भी ये कहीं, कौन सी क्लास में पढ़ा था? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था आपने, चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये यूनिट 3 को बिलोंग करता है। यूनिट 3 में दो चैप्टर्स हैं, एक तो चैप्टर 4 है, एक चैप्टर 5 है। ठीक है, तो आज से हमारा एक नया यूनिट शुरू हो रहा है, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, राइट। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम ही इसकी इंट्रोडक्शन है। हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में से पास करता है तो उसके बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। उसके केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में से पास करता है तो वो कंडक्टर हीट अप हो जाता है। ये हमने पिछले चैप्टर के लास्ट सेशन में किया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जाउल्स हीटिंग लॉ। एक तीसरा इफेक्ट यहाँ पे ये हो सकता है कि जब किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। सच अ बिहेवियर व्हिच रिजेंबल्स विद द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या मैग्नेट्स, मैग्नेटिज्म। तो इस इफेक्ट को जब किसी कंडक्टर में करंट पास करें और वो मैग्नेट बन जाए, इस इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट कहते हैं। ठीक है, और इस फील्ड में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नेम जो आता है वो आता है साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड का। नाम तो इसका आपने 10th में भी सुना था। क्या किया था इस साइंटिस्ट ने? इस साइंटिस्ट ने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट क्लास में कंडक्ट कर दिया था, एक्सीडेंटली किया था वो, जैसा कि किताबें लिखती हैं या हिस्ट्री बताती है हमें फिजिक्स की। वो ये कहती है कि हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड एक बार अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन नहीं है। ये वो कैसे करते थे? एक वायर में करंट पास करवा के उसके पास एक कंपास रख देते थे और कहते थे कि देखो करंट पास कर रहा है, मैंने स्विच ऑन कर दिया, कंपास डिफ्लेक्शन नहीं दे रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में कोई लेना देना नहीं है। उस दिन की क्लास में क्या हुआ, ये 1827 की बात है, if I'm not wrong, but this is sure 1800 समथिंग था। तो जैसे कि किताबों में बताया गया है कि पहले वो टेबल पे ऐसे ही वायर रखते थे और ऐसी कंपास रखी होती थी। उस दिन बाय चांस कहते हैं कि वायर ऐसे पड़ी थी, जब इसमें से करंट पास किया तो डिफ्लेक्शन दी कंपास ने। ऑयस्टेड ने अगल बगल में देखना शुरू कर दिया कि कंपास के पास कोई और चीज तो नहीं पड़ी गलती से, मैग्नेट वगैरह, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट कर गई। तो उन्होंने देखा कुछ नहीं था, फिर से करंट पास करवाया, फिर से डिफ्लेक्शन दी, फिर से करंट पास करवाया, फिर से डिफ्लेक्शन मिली। तो जो प्रोफेसर अपनी क्लास में बच्चों को ये पढ़ाते थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन नहीं है, वही प्रोफेसर सबसे पहले पर्सन बने जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया, जिन्होंने ये बताया दुनिया को कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिश्ता है। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक्चुअली दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर, अलग नहीं किए जा सकते हो। तो हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड के इस एक्सपेरिमेंट ने एक नई राह खोल दी, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को क्लब करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना दिया। उसके बाद उस फील्ड में ढेरों रिसर्चेस हुई और आज हमारे पास इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। मोटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, जिनके बिना आज की दुनिया तो इमेजिन हो नहीं सकती। मोटर नहीं है तो कुछ नहीं है, जनरेटर नहीं है तो भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था? बेसिकली एक वायर थी उनके पास, इस वायर के साथ उन्होंने एक सर्किट अटैच किया, एक की लगाई यहां पे, दूसरे एज पे जोड़ दिया। जब इसमें की डाली तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चला और कंडक्टर के अंदर एक करंट फ्लो होना शुरू हो गया, राइट। अगर हमने यहां पे कंपास रखी तो हमने देखा कि वो जो कंपास थी, उस कंपास की जो नीडल थी वो हमें क्या देने लगी? वो हमें डिफ्लेक्शन देने लगी। तो इस डिफ्लेक्शन की वजह से हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन है। तो ये क्वेश्चन तो 10th स्टैंडर्ड का ही है कि करंट पास करने से इसने क्यों डिफ्लेक्शन दी। एक्चुअली जब कंडक्टर में करंट पास किया तो कंडक्टर ने अपना मैग्नेटिज्म जनरेट किया,
कंपास के अंदर ये जो कंपास नीडल है ये भी मैग्नेट की बनी होती है, तो इसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो वायर के मैग्नेटिक फील्ड ने कंपास के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट किया और उसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई। दिस इज हाउ वी गॉट दिस ऑब्जर्वेशन। अब कंपास किधर डिफ्लेक्ट करेगी ये बताया हमें किसने, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर था। कैसे, करंट इधर को जा रहा था तो कुछ डिफ्लेक्शन और थी, करंट इधर को आ रहा था तो कुछ डिफ्लेक्शन और थी, कंपास नीचे थी वायर ऊपर थी तो डिफ्लेक्शन कुछ और थी, कंपास ऊपर थी वायर नीचे थी तो डिफ्लेक्शन कुछ और थी। तो इसके लिए किस साइंटिस्ट ने काम किया इसकी डायरेक्शन बताने के लिए, एम्पियर ने। और उसने कौन सा रूल बनाया, एम्पियर स्विमिंग रूल। कुछ स्विमिंग की बात होगी यहां पे। हाँ, इमेजिन करो कि एक स्विमर है, वो ऐसे फ्लो ऐसे स्विम कर रहा है कि करंट जो है उसके हेड से एंटर करता है और उसकी लेग्स से बाहर आता है। ठीक है, क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं आपके लिए। इफ ए मैन इज स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, स्विमिंग अलोंग द वायर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, पर्सन जो है इसी तरफ स्विम कर रहा है जिस तरफ करंट जा रहा है, मतलब लेग्स में से एंटर करके हेड में से करंट क्या आएगा, बाहर आएगा। अगर ऐसा है, इमेजिन कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, नहीं तो मर जाएगा बेचारा स्विमर। ठीक है, तो कंपास का नॉर्थ पोल, कंपास का नॉर्थ पोल उस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा, उसके लेफ्ट की तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ। सपोज करो ये पूल है, यहां पे स्विमिंग कर रहा है कोई स्विमर, उधर को उसकी आंखें, उसका ध्यान किधर है, उस स्विमिंग पूल के फर्श पे जहां पे कंपास पड़ी है। तो कंपास का नॉर्थ पोल हमेशा उसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा। उसका लेफ्ट हैंड साइड किधर था, इधर को, ये मेरे वाला हाथ इधर से। तो कंपास का नॉर्थ पोल हमेशा उधर को डिफ्लेक्ट करेगा। इफ ए मैन इज स्विमिंग, इफ ए स्विमर इज स्विमिंग इन ए पूल in the direction of current, then the north pole of the compass, which is kept below the conductor, will always move towards the left hand of the swimmer. ये रूल है। ये नहीं याद रहता तो दूसरा क्या है अपने पास, SNOW रूल, स्नो रूल। स्नो रूल क्या कहता है, अगर करंट जाएगा साउथ से नॉर्थ, करंट जाएगा साउथ टू नॉर्थ, सच दैट जो कंडक्टर है वो रखा गया है ओवर द कंपास, देन नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास, जो कंपास का नॉर्थ पोल होगा, विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स वेस्ट। ये चार वर्ड हैं जो मैंने कैपिटल में लिखे हैं, यही स्नो बनाते हैं, साउथ, नॉर्थ, ओवर, वेस्ट। अगर किसी वायर में करंट साउथ से नॉर्थ की दिशा में जाएगा तो वो कंडक्टर जिसमें करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है और वो ऊपर पड़ा है किसी कंपास के, मतलब कंपास नीचे है, कंडक्टर ऊपर है, अगर उसमें करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है तो उस कंपास का नॉर्थ पोल हमेशा वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ। अगर इधर नॉर्थ है, साउथ टू नॉर्थ, अगर इधर है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, इधर साउथ, इधर नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, तो हमेशा लेफ्ट को। तो दोनों रूल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आप किसी भी रूल से समझ लो, इसको अप्लाई करके देखो फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां तक ठीक था, ये सब समझ लिया हमने, ये सिंपल बात थी। इसके बाद काफी सारे साइंटिस्ट थे ओवर द वर्ल्ड जिन्होंने इस फील्ड में रिसर्च करनी शुरू कर दी। दो साइंटिस्ट थे जो कोलैबोरेशन में आए, एक साइंटिस्ट था बायोट, BIOT, दूसरा साइंटिस्ट था सैबर्ट।
तो बायोट और सेवर्ट ने अपनी रिसर्चेस को एक दूसरे के साथ शेयर करके इकट्ठे होकर काम किया और बनाया बायोट सेवर्ट्स लॉ। क्या कहता था ये लॉ? बायोट सेवर्ट लॉ कहता था, मैं बताऊंगा कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने रिसर्च कर ली है, मैं बताऊंगा। तो कहता, सपोज करो आपके पास एक कंडक्टर है, एक वायर है जिसमें आई करंट जा रहा है ऐसे नीचे से ऊपर। आपको इस कंडक्टर के लिए इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो पूरी वायर नहीं लोगे आप, पहली शर्त बता दी उसने। मेरा लॉ क्या कहता है, बायोट सेवर्ट कहते, हमारा लॉ क्या कहता है, पूरा कंडक्टर नहीं, पूरे कंडक्टर के लिए नहीं बता सकते हम तो इस कंडक्टर के एक बहुत छोटे से टुकड़े के लिए बताएंगे। उस बहुत छोटे से टुकड़े को मैं क्या कहूंगा, करंट एलिमेंट। क्या कहूंगा, करंट एलिमेंट। और उसका नाम क्या रखूंगा, आई करंट जा रहा था, डीएल इसकी लेंथ है, करंट जा रहा है नीचे से ऊपर, तो मैं तो इसको आईडीएल बोलूंगा। बायोट सेवर्ट कहते हम इसको क्या बोलेंगे, आईडीएल। आईडीएल क्या है, करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट के लिए पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो क्या करो, पी पॉइंट तक इस करंट एलिमेंट से, क्योंकि बहुत छोटा है तो कोई भी पॉइंट ले लो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पोजीशन वेक्टर खींच दो, आर वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड आ रहा है डायरेक्शन ओ से पी की तरफ है, ठीक है। और सपोज करो कि ये वायर के साथ कितना, एलिमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो कहते, हम बताते हैं कि जो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से थोड़ा सा फील्ड होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, कौन सा करंट एलिमेंट, आईडीएल। तो बायोट सेवर्ट कहते कि फैक्टर बताते हैं पहले तो आपको, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहले तो कहते हैं करंट पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा वायर में करंट दौड़ाओगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड मिलेगा एलिमेंट की वजह से। दूसरा कहते हैं जितनी इस करंट एलिमेंट की लेंथ ज्यादा लोगे उतना फील्ड ज्यादा मिलेगा। पर सही कैलकुलेट किसके लिए होता है, छोटी लेंथ के लिए। तीसरा कहते साइन ऑफ थीटा पे डिपेंड करता है, मतलब ये एंगल का साइन अगर ले लें तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जिसके लिए साइन थीटा, जिस थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी उस वैल्यू के लिए फील्ड स्ट्रांग होगा। जिस थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू कम होगी उसके लिए फील्ड भी कम हो जाएगा। लास्ट में समझाऊंगा ये। चौथा कहते इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस, एलिमेंट का, किससे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ये जितना दूर लेके जाऊंगा पी पॉइंट उतना वीक फील्ड मिलेगा, जितना नजदीक देखूंगा उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड मिलेगा। कहते हैं ये चार फैक्टर हैं। पहले तो बायोट और सेवर्ट कहते हैं हमने एक्सपेरिमेंट किया, हम फैक्टर बताएंगे किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। किसके द्वारा पैदा किया गया, एक छोटे से करंट एलिमेंट के द्वारा। कौन कौन से फैक्टर हैं, ये चार फैक्टर हैं। अगर इनको मैं कंबाइन कर दूं तो क्या आता है, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर इज इक्वल टू लगा दूं तो क्या आता है, कोई कांस्टेंट के, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। रुक जाओ, अभी घबराना मत, मैग्नेटिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत कुछ बताना है। पहले तो ये के बता दे क्या है। के है कांस्टेंट, वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, दो फैक्टर्स पे। एक तो मीडियम बिटवीन एलिमेंट एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट। ये तो सुना सुना लगता है, हाँ बिल्कुल सुना हुआ है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सुना है, उसमें भी ये जो k आता था यहाँ पे कूलम्स लॉ में, कूलम्स कांस्टेंट बोलते थे आप जिसको, तो वो भी तो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता था। अगर सिस्टम ऐसा ही है, मीडियम वैक्यूम है, उस केस में k जो होता है ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के इक्वल होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसकी जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगी, यहां से निकाल लो आप, k की यूनिट्स क्या बनेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, राइट, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक मीटर ऊपर एक मीटर स्क्वायर नीचे कट जाएगा, मीटर एम्पियर इनवर्स, ठीक है, ये k की यूनिट्स हैं। म्यू नॉट क्या अभी बताता हूं, अगर सिस्टम सीजीएस है और मीडियम वैक्यूम है, सिस्टम कौन सा है, एसआई की बजाय सीजीएस, मीडियम कौन सा, वैक्यूम, तो इस k की वैल्यू 1 है, राइट, इस k की वैल्यू क्या है 1। अच्छा, ये म्यू नॉट क्या आ गया, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में एप्सिलॉन नॉट क्या था, एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी, मीडियम कितना अलाउ कर रहा है फील्ड्स को बढ़ने के लिए आगे, उसी तरह यहां पे O और P पॉइंट के बीच का मीडियम फील्ड को कितना अलाउ कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, वो क्या है, परमिएबिलिटी। वहां पे क्या थी, परमिटिविटी, यहां पे क्या है, परमिएबिलिटी। जितनी ज्यादा परमिएबिलिटी होगी उतना ज्यादा K होगा, उतना ज्यादा फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड डिपेंड्स ऑन द परमिएबिलिटी, मोर परमिएबिलिटी मींस मोर स्ट्रॉन्गर फील्ड। परमिएबिलिटी किसने देनी है, किसने इजाजत देनी है, जो बीच में मीडियम है, ठीक है। अब इस म्यू नॉट की जो वैल्यू है, म्यू नॉट की जो वैल्यू है ये क्या होती है, दिस इज 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7, क्या होती है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7, और इसको हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी, 10 रेज टू पावर -7, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या हो गई, 10 रेज टू पावर -7। तो पहली बात तो ये पता चल गई आपको। तो आगे मैं क्या करूंगा, k के बारे में डिस्कशन हो गई है मेरी, ठीक है, पता चल गया आपको। तीसरी चीज मैं ऐसा करता हूं, वहां ले जाता हूं, ठीक है, ये इरेज कर दूं, ये तो बताना था खाली आपको वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो दे दिया, k का भी चलो मैं समझ गया, एसआई सिस्टम में ज्यादातर काम करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स के बराबर है। टेस्ला किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड की, याद रखना, ठीक है। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी, मीडियम कितना अलाउ करता है मैग्नेटिक फोर्सेस को काम करने के लिए, उसकी वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, ये भी समझ गए, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या हो गई, 10 रेज़ टू पावर -7, यहां तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है, राइट, और यूनिट क्या हो गई, वो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये बात समझ में आती है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू ये है, ठीक है, चलो इसको ये तो नहीं लिखते, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये चीज आ सकती है वहां पे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अभी ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपने यहां से मैग्नीट्यूड तो दे दिया, डायरेक्शन बताओ सर, तो पहले तो इसकी वेक्टर फॉर्म लिखो, फिर आपको डायरेक्शन अपने आप पता चल जाएगी। ये तो थी स्केलर फॉर्म, इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे लिखूं, वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी, मैं डायरेक्टली लिखता हूं फिर आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं उसकी। वेक्टर फॉर्म होगी dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाय r क्यूब। सर पहली बात तो ये है
कि आपने ये कैसे लिखा। कहने का मतलब है कि नीचे आर स्क्वायर था, आर क्यूब कैसे हो गया, और ऊपर डीएल और आर के ऊपर वेक्टर चलो आ गया, ये पोजीशन वेक्टर है, डीएल लेंथ वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आ गई। तो मैं आपको एक बात कहूंगा कि जरा मेरी एक हेल्प करो, ये एक्सप्लेनेशन बॉक्स बनाया मैंने, इसको ओपन करो, क्या लिखोगे, डीएल क्रॉस आर, डीएल मैग्नीट्यूड, आर मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इंटू आर कैप, वेयर आर कैप इज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, ओ से लेके पी की तरफ। नीचे क्या आ जाएगा, आर क्यूब, आर के साथ आर कैंसल, और यहां पे वेक्टर चल ही रहा था, के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इसका मैग्नीट्यूड ले लो, इधर भी मैग्नीट्यूड आएगा, इधर भी मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि ये तो सारा है ही मैग्नीट्यूड में। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। जरा चेक करना, वही एक्सप्रेशन आ गया। तो ये मैंने उल्टा जाके समझाया आपको। बेसिकली आपके पास ये था, डायरेक्शन बताने के लिए आप साथ में आर कैप लगा दो। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, यूनिट वेक्टर बराबर होता है, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, वेक्टर इटसेल्फ अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये वाला वेक्टर क्या बन गया था, एक्चुअली आर वेक्टर, और नीचे जो एक और आ रहा था वो आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बना गया था, आर क्यूब। तो ये उसकी क्या आ गई एक्सप्लेनेशन। ये फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में कई बार पूछी गई है कि राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। बच्चों को अक्सर याद नहीं रहती, जिनको याद रहती है वो गलती क्या कर जाते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर लिख जाते हैं। जब वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो नीचे आर क्यूब आएगा। दिस थिंग एंड दिस थिंग आर सेम, कोई फर्क नहीं है इनमें। डायरेक्शन क्या होगी डीबी की, डीबी की डायरेक्शन दी जाएगी डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन के द्वारा। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जिस प्लेन में डीएल वेक्टर और आर वेक्टर पड़े हैं, तो डीएल पे हाथ रख के डीआर वेक्टर तक अपनी फिंगर्स घुमाओ, जिधर वो आपका थंब जाएगा उधर को डीबी की डायरेक्शन होगी। सो डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। एक और रूल था +1 में, मैक्सवेल, अभी याद आ गया होगा सबको, देखो स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल। और ये स्क्रू कौन सा, राइट हैंडेड थ्रेड होते हैं जिसके ऊपर राइट हैंडेड चूड़ियां होती हैं, जिसको आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो वो हमेशा अंदर को जाता है पेज को, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो बाहर को आता है। तो अगर क्लॉकवाइज गए मतलब डीएल से आर की तरफ गया तो थंब भी अंदर को। तो डीबी की डायरेक्शन पी पॉइंट पे एक्चुअली क्या है, बोर्ड के इनवर्ड्स, मतलब ये जिस डायरेक्शन में मेरा मार्कर है, होल्डर है, चॉक होल्डर, अंदर जा रहा है इसके मैग्नेटिक फील्ड। और वो किससे दिखाएंगे, ऐसे क्रॉस डाल के, इसका मतलब है तीर अंदर को जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन अंदर। बायोट-सावर्ट लॉ समझ गए, काफी अच्छे से सब कुछ बता दिया सर ने। 4 फैक्टर, स्केलर फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्मूला, डायरेक्शन, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम फील्ड कहां पे मिलेगा, फालतू की चीजें साफ कर दो। फालतू की चीजें साफ कर दो, ये कर दी। ये कर दी, ये कर दिया। चलो अभी अगर ये थीटा के ऊपर डिपेंड करता ही है, मैग्नेटिक फील्ड डीबी थीटा के ऊपर डिपेंड करता ही है, तो किस थीटा के लिए मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड मिलेगा, किस थीटा के लिए मुझे वीकेस्ट फील्ड मिलेगा। देखो बेटा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। कब, जब थीटा कितना होता है 90। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, जब थीटा कितना होता है या तो 0
या 180। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस कंडक्टर के P पॉइंट को हम ऐसे रखें कि ये थीटा 90 बन जाए, मतलब ये वायर है, ये P पॉइंट है, तो थीटा यहां पे कितना हो गया 90। इस केस में P के ऊपर मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड। लेकिन अगर ये P पॉइंट कहां पे पड़ा हो? 0 डिग्री पे। 0 डिग्री का मतलब अभी 90 है, 70, 90, 80, 70, 60, 50 ऐसे करते 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 कितने पे आ जाएगा? 0 पे। मतलब अभी जो आपका P पॉइंट है, अभी जो आपका P पॉइंट है वो या तो यहां पे पड़ा है, ये आपका O पॉइंट था, मतलब उसी के ऊपर आ गया कोइंसाइड करता करता, या फिर ऐसे पूरा खुल गया, मतलब या फिर यहां पे है। आपके P की लोकेशन या तो यहां पे है या फिर यहां पे है। करंट तो इसमें चलो आई जा ही रहा है, उसमें तो कोई शक ही नहीं। तो इन दोनों पॉइंट्स पे आपको फील्ड क्या मिलेगा? इस कंडक्टर की वजह से 0। यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के खुद के ऊपर एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से उसके खुद के ऊपर कोई फील्ड नहीं होता है। इफ आई बी अ कंडक्टर, मेरे अंदर एक करंट दौड़ रहा है, तो मेरी बॉडी पे अगर आप कंपास रखोगे तो कुछ नहीं होगा वहां पे, मेरी खुद की बॉडी पे कोई फील्ड नहीं होगा। मेरे से थोड़ा दूर जाके किसी पर्टिकुलर एंगल पे, बाकी सभी एंगल्स पे मिल जाएंगे, 0 और 180 पे नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम फील्ड कब मिलता है आपको? जब आप परपेंडिकुलरली देखते हो। मिनिमम कब मिलता है? जब वायर के ऊपर देखते हो। आई होप बायोट-सावर्ट लॉ इज क्वाइट क्लियर। चलिए, एक डेरिवेशन है, बायोट-सावर्ट लॉ को यूज करके करेंगे, तभी इसका फायदा है लॉ को यूज करने का। लेकिन उससे पहले छोटी छोटी बातें बता दूं एक दो मैं। पहली बात तो मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं कि जो बायोट-सावर्ट लॉ है, इसको प्रैक्टिकली प्रूव करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लगता है स्मॉल एलिमेंट्स पे, और प्रैक्टिकली स्मॉल एलिमेंट्स लेने बहुत मुश्किल है। ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज जरूरी क्या बतानी है कि जो काम मैग्नेटिज्म में बायोट-सावर्ट लॉ करता है, वही काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कर रहा था? कूलम्ब्स लॉ कर रहा था। तो दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, दोनों में कुछ डिससिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटीज तो क्या है? दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। उधर भी नीचे आर स्क्वायर था, इधर भी नीचे आर स्क्वायर था। ठीक है। वेक्टर फॉर्म में कंफ्यूज मत होना कि नीचे आर क्यों था, वो तो ऊपर भी आर था इसलिए हो गया, वरना काटेंगे तो आर स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है। और क्या हो सकता है सिमिलैरिटी? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। दूसरा ये है कि वहां पे भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, वो उनका सोर्स कौन है? चार्ज, उसके ऊपर लीनियरली डिपेंड करती हैं। या मैग्नेटिक फोर्सेस का सोर्स कौन है? आइडियल करंट कैरिंग एलिमेंट, उसके ऊपर भी लीनियरली डिपेंड करते हैं, मतलब उसकी पावर 1 पे। वहां भी चार्ज की पावर 1 पे था, Q1 Q2 पावर 1, यहां भी आइडियल की पावर क्या है? 1 है। ये दो है क्या? सिमिलैरिटीज। डिससिमिलैरिटीज क्या है? वहां पे साइन थीटा जैसा कोई फैक्टर ही नहीं था, पहला। यहां पे साइन थीटा फैक्टर है, मतलब एंगल डिपेंडेंट होती हैं कौन सी? बायोट-सावर्ट फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंगल डिपेंडेंट नहीं होती। दूसरा, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन जन्म दे रहा था? चार्जेस, विच आर स्केलर। यहां पे मैग्नेटिक फोर्सेस को कौन जन्म दे रहा है? कौन बर्थ दे रहा है? करंट एलिमेंट्स, विच आर वेक्टर्स। ये दोनों फर्क है। ठीक है। तो सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी आपको क्लियर है। अभी मैं क्या करता हूं? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करता हूं ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। एक सीधा सीधा कंडक्टर है, उसके लिए फाइंड आउट करो मैग्नेटिक फील्ड को। बड़ा सिंपल है, डायग्राम बस ध्यान से, काम सारा ध्यान से। ये कंडक्टर ले लिया, डायग्राम इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। करंट आई जा रहा है, इस एलिमेंट का, इस पूरे कंडक्टर का, इस पूरे एक्स वाई कंडक्टर का मैंने एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट काट लिया। कितना है ये एलिमेंट? आइडियल। और इस वेक्टर के लिए
इस वेक्टर के लिए मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। किस पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है, इस पी पॉइंट पे। ठीक है, अब मैं थोड़ा स्केल यूज कर लेता हूं ताकि ये सारी चीजें मैं प्रॉपरली ड्रॉ कर सकूं। क्या करूंगा, इस एलिमेंट के किसी भी पॉइंट से, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो मैटर नहीं करता आप कहां से ले रहे, इस एलिमेंट की वजह से यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। बात समझ में आ गई? दिस इज एंगल थीटा, लिया ये हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया, जो हमारे पॉजिटिव एंगल की निशानी होती है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल क्या होगी, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ वो होगी dB इज इक्वल टू आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। होगी कि नहीं होगी? इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो इसको, छोड़ दिया। अभी आता है कुछ कंस्ट्रक्शन करने का टाइम। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, पी पॉइंट से वायर के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराएंगे। पी पॉइंट के ऊपर एक, इतनी ही आहिस्ता से समझने वाला है ये, कोई जल्दबाजी नहीं, एक परपेंडिकुलर गिरा दिया। ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये कितना एंगल बना रहा है, दिस इज मेकिंग एन एंगल। मैं इसको थोड़ा डायग्राम के बाहर ले जाके लिखता हूं, दिस इज मेकिंग एन एंगल फाई। चलिए, दिस इज 90 डिग्री, दिस वॉज माई पॉइंट P, राइट। इनके नाम रख लेता हूं, दिस इज पॉइंट O जहां पे परपेंडिकुलर गिरा है, एंड दिस इज पॉइंट Q, राइट। जो O और Q का डिस्टेंस है, O और Q का डिस्टेंस, लेट मी टेक इट एज, ये तो था अपना एलिमेंट, यहां से लेके यहां तक, दिस इज आइडियल। O से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, लेट्स टेक इट L, लेट्स टेक दिस वाज R, ये Q से लेके P तक का क्या डिस्टेंस था R, O से लेके P तक के डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं, लेट्स टेक इट A। ये सब चीजें हमारी डायग्राम में सुंदर सुंदर ऐसे ही हमें लगा लेंगे। अब चलते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हो आप, POQ, इसमें थीटा एंगल, फाई एंगल और ये 90 डिग्री का एंगल, तीनों का सम 180 होगा, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक एंगल ऑलरेडी 90 है, इसका मतलब थीटा प्लस फाई के बीच में क्या रिश्ता है, थीटा और फाई जो है उनका सम भी एटलीस्ट 90 के बराबर हो, तभी 90 प्लस 90 180 बनाएंगे। तो यहां से थीटा कितना आ जाता है, थीटा आ जाता है 90 माइनस फाई। अगर मैं दोनों तरफ साइन ले लूं, यहां पे थोड़ी सी राइटिंग की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, आर्टिकल थोड़ा लेंथी है। अगर मैं यहां पे दोनों तरफ साइन ले लूं तो क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाइव। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, इसको आप ध्यान में रखना, राइट। इसके बाद इसी ट्राइंगल में मुझे आप जरा tan फाई फाइंड आउट करने में हेल्प कर दो। व्हाट इज tan फाई? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज L अपॉन A।
तो यहां से आपका L क्या आ जाएगा, a tan phi। दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो, या ऐसा करो L का डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू phi। क्या आएगा, a तो कांस्टेंट है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। tan phi का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर phi, यही होता है। तो dl की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे, a secant square phi d phi। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। आपने बेसिकली क्या किया, आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, आपने dl की वैल्यू निकाल ली। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, यहां पे इसी ट्राइंगल से अगर आप r की भी वैल्यू ले लो, कैसे, cos phi निकाल के, तो वो क्या आएगा, व्हाट इज cos phi, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हु इज द बेस a, हु इज द हाइपोटेन्यूज r, तो a बाय r आएगा। तो यहां से आपके r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बाय cos phi या फिर a secant phi। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। आपने अपने ओरिजिनल फॉर्मूला के लिए dl sin थीटा और r स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, तो इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 को 1 में पुट कर दो। एक ही ट्राइंगल में साइन कॉस और टैन तीनों लिए हैं, ये समझ लो आप, ठीक है। जब पुट किया तो क्या होगा, I एज इट इज, dl की वैल्यू क्या है, a secant स्क्वायर phi d phi, साइन थीटा की जगह पे क्या है, cos phi, अपॉन r स्क्वायर की जगह पे r की वैल्यू a secant स्क्वायर phi भरूंगा, तो a स्क्वायर secant स्क्वायर phi, ये आ जाएगा। जो चीजें कैंसिल होती हैं कर दो, एक a के साथ एक a कैंसिल, पावर 1 बची, secant स्क्वायर phi के साथ secant स्क्वायर phi कैंसिल। अल्टीमेटली आपके पास dB का एक फॉर्मूला बन गया, वो क्या बन गया, अच्छा एक चीज हम लिखना सब जगह भूल गए, वो था अपना k, तो यहां भी आ जाएगा वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, k टाइम्स I अपॉन a, ऊपर बचा सिर्फ बाहर का cos phi और एक बचा ये d phi, राइट। अभी मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, मैंने डिस्टेंसेस को एंगल्स की फॉर्म में ले आया। एजेस क्या है, इस कंडक्टर का पहला एज है x यहां पे, दूसरा एज है y यहां पे। अब अगर मुझे टोटल फील्ड निकालना है तो मुझे इसका डेरिवेटिव लेना होगा, बी विद मी होने वाला बस। अगर मुझे टोटल फील्ड निकालना है B, तो मुझे डेरिवेटिव लेना होगा dB का। dB का डेरिवेटिव क्या होगा, k टाइम्स ऑफ I अपॉन a cos phi d phi। अब ध्यान से देखो, डेरिवेटिव करना है वो भी विद रिस्पेक्ट टू फाई करना है, तो फाई की लिमिट्स तो होना आपके पास। अब कहां से काम शुरू करना चाहते हो, कहां पे खत्म करना चाहते हो, क्या करना था, ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इस पूरे कंडक्टर की वजह से करना है। तो कंडक्टर शुरू कहां से हो रहा है, अगर मैं नीचे से मानूं लेट्स से y से शुरू होकर x पे खत्म हो रहा है, या x से शुरू होकर y पे खत्म करना है, तो x और y इस P पॉइंट पे कितना एंगल बना रहे हैं वो मेरे लिए सबसे जरूरी है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नीचे से ऊपर शुरू करना चाहते हो तो नीचे x बोल दो, ऊपर क्या बोल दो y। तो जो x होगा वो अपना एंगल बनाएगा, जो y होगा वो अपना एंगल बनाएगा। तो y से एक डॉटेड लाइन बिल्कुल साफ सुथरी P पॉइंट पे ला दो, राइट। ये जो होगा दिस विल बी लेट्स से योर phi1, और ये एंगल P पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू आप ले रहे हो ना, तो इस मैनर में ले रहे हो क्लॉकवाइज। ये जो आपका एंगल है दिस इज phi1। इसी तरह से नीचे वाला जो पॉइंट है दिस विल ऑल्सो फॉर्म एन एंगल,
इस तरह से। ये रेफरेंस लाइन के साथ एंगल हम इस वे में लेंगे और ये एंगल कितना होगा, φ2। तो आपका कंडक्टर कहां से कहां फैला हुआ है, φ1 से लेके φ2 तक फैला हुआ है। लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे जो φ1 एंगल है वो आपने क्लॉकवाइज ले लिया, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। φ2 ले लिया एंटी क्लॉकवाइज, इसको ले लेंगे पॉजिटिव। तो हम पूरे कंडक्टर को कवर करने के लिए काम कर रहे हैं -φ1 से लेके +φ2 तक। अभी क्या होगा, लिमिट्स ले चुके हैं, KI/A बाहर आ गया, इंटीग्रेशन सिर्फ किसकी होगी, अरे इतना शोर कहां से, हाँ, cos phi d की फ्रॉम द लिमिट्स -φ1 टू +φ2। cos phi क्या, इसका k की वैल्यू भी भर दो आप चाहे अभी यहां पे SI सिस्टम के लिए और वैक्यूम मीडियम के लिए, ये हो जाएगा sin phi, राइट। लिमिट्स हो जाएंगी -φ1 से लेके +φ2 तक। जब आप वैल्यू भरोगे ये रिजल्ट आपके पास बनेगा μ0/4π I/A। पहले भरोगे ऊपर वाला sin φ2 माइनस साइन ऑफ -φ1, तो एक वो एंगल वाला माइनस बाहर आके प्लस बना देगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, sin φ। तो अल्टीमेटली आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा, राइट। कितनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस थी, कैलकुलस का पूरा इस्तेमाल। एंगल्स का ध्यान रखना, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसका स्पेशल केस करूं कि सपोज करो ये कंडक्टर ऐसे लंबा 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 होता जा रहा है, तो क्या होगा, देखो अगर ये y पॉइंट खिसक के यहां पे चला जाए तो यहां से डॉटेड लाइन ड्रॉ होगी। डू यू बिलीव इन मी दैट, यहां से डॉटेड लाइन ड्रॉ होगी ना। तो अब मुझे बात बताओ, φ1 की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ती जाएगी। और ऊंचा ले जाऊं, बहुत ऊंचा ले जाऊं, इतना ऊंचा ले जाऊं कि उससे जो लाइन खींच के लाऊं वो ऑलमोस्ट इसके पैरेलल लगे, तो ये φ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। उसी तरह x को नीचे करते जाओ, φ2 की वैल्यू बढ़ते 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 कितनी हो जाएगी, 90। तो स्पेशल केस में क्या है, इफ कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, अगर कंडक्टर अपना इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो φ1 और φ2 दोनों की वैल्यू 90 हो जाएगी। sin 90 प्लस sin 90 कितना होता है, 1 प्लस 1 दैट बिकम्स 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, μ0/4π 2I/A। ये याद रखना, बात समझ में आई। μ0/4π कांस्टेंट, करंट आपने भेज दिया वो कांस्टेंट, ये P आप जितना दूर लोगे उतना A बढ़ जाएगा, जितना नजदीक लाओगे उतना A कम होगा। तो ये A दरअसल इस डिस्टेंस को हाइड करता है, ठीक है। अगर मैं यहां पे वेरिएशन ड्रॉ करना चाहूं, सब समझ में आ गया, सिंपल स्टेप है, छोटी ट्रायंगल से लेके बड़ी ट्रायंगल में सब काम करना आ गया होगा, छाप देना इसको, समझ लेना, ठीक है। अगर मैं इसकी वेरिएशन ड्रॉ करूं, ये बीच में से सब मैथमेटिक्स हटा के, किस रिजल्ट के लिए, लास्ट वाले रिजल्ट के लिए, इसकी अगर वेरिएशन ड्रॉ करूं उसके लिए, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है, तो वो ग्राफ मेरे पास किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। मतलब जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे फील्ड कम होगा, जितना आप डिस्टेंस कम करोगे फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग मिलेगा। ये वेरिएशन पूछी जाती है एग्जाम में। फिर डायरेक्शन कैसे बताऊं इसकी, वो बताना भी सिंपल, वो बता सकते हैं वही, अगर P पॉइंट पे इधर देखेंगे करंट ऊपर को जा रहा है तो क्रॉस किससे देते हैं, राइट हैंड रूल से, जो आप 10th में यूज करते थे। डायरेक्शन जो है इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। कुछ याद करवाता हूं, आ जाएगा याद। ये कंडक्टर है, अगर करंट ऊपर को जा रहा है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होगी, कंसेंट्रिक, अंदर को जाके, बोर्ड के अंदर को जाके इधर से बाहर आएंगे,
तो ये मैटर करता है कि आप करंट कैरिंग कंडक्टर में पहले तो ये देखो करंट किधर को जा रहा है, फिर ये देखो कि आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो कि राइट साइड पे देख रहे हो। राइट साइड पे देख रहे हो तो अंदर को जा रहा है, लेफ्ट साइड पे देख रहे हो तो आपकी तरफ आ रहा है। अगर इसी कंडक्टर में करंट नीचे को है तो शेप तो फिर भी कंसेंट्रिक होगी, पर अगर अभी रूल लगाऊं तो राइट साइड से बाहर को आ रहा है फील्ड और लेफ्ट साइड से अंदर को एंटर कर रहा है। ये इतनी सी चीज हमने 10th में पढ़ी थी, इसके पीछे का ये मैथमेटिक्स था। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप आपको बायोट सावर्ट लॉ यूज करना आ गया होगा। एक एप्लीकेशन में मैंने लगा के दिखा दिया, नेक्स्ट लेक्चर में किसी सर्कुलर वायर के लिए लगा के दिखाऊंगा, फिर वही 10th वाली चीज डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।